नमस्कार प्यारे साथियों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अभी रिसेंटली यूपी आरवीएनएल का TG2 का इलेक्ट्रिकल ट्रेड का एग्ज़ाम हुआ है। वही पेपर आपके बीच हम डिस्कशन करेंगे और ये पेपर जो है वह 21 दिसंबर 2022 की मॉर्निंग शिफ्ट का है और TG2 इलेक्ट्रिकल ट्रेड का है। तो इसमें टोटल जो एग्ज़ाम हुए थे वो 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे। तो उसी क्वेश्चन में आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं पहले क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए आइए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन आप कंप्लीट देखिएगा जिससे आने वाले UPPCL TG2 और DRDO के एग्ज़ाम में प्रश्न ऐसे आएंगे तो आपसे बनने। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि बेसिक डीऑर्सनो गैल्वेनोमीटर को भी एक यंत्र के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है तो उसे हम वोल्टमीटर के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो ध्यान से समझिएगा, जब हम हायर मान का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जोड़ देते हैं तो वह एक वोल्टमीटर के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उसी को हम मल्टीप्लायर्स भी बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मल्टीप्लायर्स। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक दूसरा प्रश्न इसमें आता है कि एक लो मान का रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ा जाता है तो फिर वो क्या कहलाता है? तो वो शंट रेजिस्टेंस कहलाता है और इसे एम्पियर मीटर तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, इसमें देखेंगे तो 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नियॉन टेस्टर में अधिकतम वोल्टेज पर करंट को ... से अधिक नहीं होना चाहिए। ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, दिया है ल्यूमिनस चैप्टर से कि नियॉन टेस्टर जो होता है वो इंडिकेटर पर्पस के लिए उपयोग किया जाता है। तो उसमें अधिकतम करंट का जो फ्लो होता है वह 300 माइक्रो एम्पियर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। तो यहाँ पे 300 माइक्रो एम्पियर सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में अधिकतम क्षमता के लिए क्या शर्त होती है? तो ट्रांसफार्मर के लिए फुल इफिशियंसी पे वर्क कर रहा है, अधिकतम दक्षता पे वर्क कर रहा है, तो फिर कांस्टेंट लॉस जो होता है वो वेरिएबल लॉस के अंतर्गत जो लॉस होते हैं वो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। मतलब यह है कि आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस होना चाहिए तो ट्रांसफार्मर मैक्सिमम इफिशियंसी पे वर्क कर सकता है। और यही पूछा भी है कि अधिकतम दक्षता पर वर्क करता है तो कंडीशंस क्या होगी, क्या हो रही है? कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। ऑप्शन नंबर देखिए तो सी में दिया गया है ताम्र हानि बराबर लौह हानि, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरन लॉस जो होता है कांस्टेंट लॉस के अंतर्गत आता है, इसे हम कोर लॉस भी कहते हैं और यह लोड डिपेंडेंट नहीं होता है, लोड बढ़ने घटने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कॉपर लॉस जो होता है ये लोड डिपेंडेंट होता है और लोड परिवर्तित, मतलब लोड बढ़े तो कॉपर लॉस बढ़ेगा, लोड घटे तो कॉपर लॉस घटेगा, अर्थात लोड के परिवर्तन से कॉपर लॉस परिवर्तित होता रहता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि मोटर जनरेटर सेट का क्या लाभ है? इसे हम MG सेट भी बोलते हैं, मोटर जनरेटर सेट। ध्यान से समझिएगा, इसमें एक तो होती है मोटर, अब मोटर AC मोटर होगी, उसमें हम 3 फेज इंडक्शन मोटर भी ले सकते हैं, नहीं तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी ले सकते हैं। हम अपनी
रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको चूज कर लेंगे। इसके बाद एक होगा जनरेटर, और जनरेटर में डीसी शंट जनरेटर होगा या कंपाउंड जनरेटर होगा। इससे ये फायदा होता है कि एमजी सेट के द्वारा हम इसके इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिंगल फेज मोटर या इंडक्शन मोटर 3 फेज को देते हैं, और इसी के शाफ्ट पर जनरेटर कपल्ड होता है। जब इस एसी मशीन में हम सप्लाई देते हैं तो ये रोटेट करती है, तो इसी के शाफ्ट पर जनरेटर कपल्ड रहता है, फिर उसे मैकेनिकल एनर्जी मिलने लगती है जनरेटर को, और वह रोटेट करने लगता है, और वहाँ से एसी टू डीसी कन्वर्ट करके हमें आसानी से उपलब्ध करा देता है। और एमजी सेट का प्रयोग जो सबसे ज़्यादा प्रयोगशालाओं में, वर्कशॉप में किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि लाभ क्या है। तो देखिए, लाभ के पर्पज से आप जाएंगे तो ऑप्शन जो ए कह रहा है कि डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है इसकी सप्लाई को हम कंट्रोल करके, और यही कंस्ट्रक्शन है एमजी सेट का। तो यही बेस्ट ऑप्शन है लाभ में कि इसके द्वारा अगर हम डीसी प्राप्त कर रहे हैं तो उस डीसी को हम आसानी से कंट्रोल भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि डीसी मशीनों की कंट्रोलिंग जो होती है अन्य मशीनों की तुलना में बेहतरीन होती है, इसीलिए इसको प्रीफर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है 5 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि 10 मिनट में 1 एम्पियर की धारा द्वारा अतिरिक्त विद्युत की मात्रा क्या होगी। यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है 10 मिनट। तो देखिए, टाइम दिया है 10 मिनट, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 600 सेकंड हुआ। अब रही बात फार्मूला हम लगाएंगे, तो फार्मूला क्या बनता है I = Q/T। अब यहाँ से Q का ही मान पूछा गया है, विद्युत आवेश की मात्रा पूछी है, तो Q = I × T हो जाएगा। अब रही बात कि I कितना है, तो 1 एम्पियर है, तो I 1 एम्पियर × T जो है इतना हम निकाले हैं 600, तो यहाँ 600 कर देंगे। 600 × 1 क्या हो जाएगा 600। चूंकि आवेश निकाले हैं तो इसका मात्रक कूलाम हो जाएगा, तो कूलाम को C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आप सबको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम वेपर लैंप की ज्वलन वोल्टता ... भिन्न होती है। सोडियम वेपर लैंप की जो ज्वलन वोल्टेज होती है जिस पर यह स्टार्ट हो जाता है, वह स्टार्टिंग की वोल्टेज पूछा गया है। तो स्टार्टिंग की वोल्टेज जो होती है वह हायर होती है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में चोक लगा रहता है, और इसी चोक का काम जो होता है स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज बिल्डअप करना, और उसके दोनों फिलामेंट पर, इसी फिलामेंट पर हायर वोल्टेज करना। किसका काम हुआ? चोक का। और यही वोल्टेज जो होता है 400 वोल्ट से 600 वोल्ट होता है। और जब यह ट्यूब प्रकाशमय हो जाती है तब यहाँ से इसी चोक के द्वारा, ब्लास्ट के द्वारा वोल्टेज को कंट्रोल करके 240 वोल्ट 230 वोल्ट स्टैंडर्ड कर दिया जाता है। उसके बाद लगातार करंट को कंट्रोल करते हुए सप्लाई करता है। मतलब चोक का 2 काम हुआ, स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज बिल्डअप करना, उसके बाद जब लैंप प्रकाशमय हो गया तो उसके बाद करंट को कंट्रोल करके लगातार प्रदान करते रहना। तो ये वोल्टेज बढ़ाता है, यही वोल्टेज पूछा है। तो कितना बढ़ाता है? तो ये 400 वोल्ट से 600 वोल्ट बनाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसकी खोज जो किया 1957 में जेएस किबली ने किए थे। अब इसमें वोल्टेज रेगुलेटर वाली आईसी पूछा गया है, तो वोल्टेज रेगुलेटर में 7805 आईसी का प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर में ऑप्शन नंबर बी में भी दिया गया है आईसी 785, यह
वोल्टेज रेगुलेटर में प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि हिस्टेरिसिस लॉस लिस्ट डिपेंड अपॉन, लिस्ट का मतलब होता है कि हिस्टेरिसिस लॉस किस पर कम डिपेंड करता है, प्रश्न ये पूछा गया है। अब हिस्टेरिसिस लॉस का फार्मूला क्या होता है, तो WH बराबर ईटा BM के पावर 1.6 F इंटू V। अब ईटा जो है ये स्टेनमेज कांस्टेंट होता है, B जो है फ्लक्स घनत्व है, फाई जो है फ्रीक्वेंसी है, और V जो है कोर का आयतन है। अब कह रहा है कि किस पर कम डिपेंड करती है, लिस्ट का मतलब होता है कम से कम डिपेंड होना। तो देखिए B जो है फ्लक्स घनत्व है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, ये बात हो गई। इसके बाद फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी पे भी कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, यही भी है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, कोर का आयतन, तो इस पे भी करेगा। टेम्परेचर पर यह डिपेंड नहीं करता है या नाम मात्र का करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग ऑफ वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड, मतलब कि डीसी मोटर में वार्ड लियोनार्ड कंट्रोलिंग मेथड जो होता है इसके लिए रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहले जानिए कि वार्ड लियोनार्ड मेथड में कितनी मशीनों की आवश्यकता होती है, तो 3 मशीनों की आवश्यकता होती है। इसमें क्या क्या मशीनें होती हैं, तो एक तो होती है इंडक्शन मोटर या सिंक्रोनस मोटर होगी। इसके बाद एक जो होगा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हो जाएगा, और एक जो होगा सेपरेटली एक्साइटेड मोटर हो जाएगा। अब क्या है कि यह इंडक्शन मशीन एसी मशीन से को हम मैकेनिकल पावर देंगे, इस सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को मैकेनिकल पावर देंगे। यह मैकेनिकल पावर लेकर के रोटेट करना स्टार्ट कर गए। अब इसका जो वोल्टेज बिल्डअप हुआ वह हम अब इस सेपरेटली एक्साइटेड मोटर को देंगे, तो वहां से यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करेगा। तो कहने का मतलब है कि वार्ड लियोनार्ड मेथड में 3 मशीनों की आवश्यकता होती है, एक एसी मशीन इंडक्शन होगी या सिंक्रोनस होगी, एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होगा, और एक जो होगा सेपरेटली एक्साइटेड मोटर होगा। इसमें यह फायदा होता है कि इसके द्वारा हम नॉइसलेस स्पीड प्राप्त करते हैं, मतलब किसी प्रकार की शोरगुल प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद बेस स्पीड से कम और बेस स्पीड से अधिक दोनों को प्राप्त कर सकते हैं इसके द्वारा, और इसका जो रेंज होता है स्पीड का वो हायर होता है, ज़्यादा होता है। अब इसमें 3 मशीनें रिक्वायर्ड है, तो फिर इसकी प्रारंभिक जो कास्ट होती है वो मैक्सिमम होती है, इसीलिए इसका जो रेगुलेशन होता है वो थोड़ा खराब होता है। तो ऑप्शन जो ए कह रहा है कि नॉइस ऑपरेशन, बिल्कुल सही बात है, इसमें किसी प्रकार का शोरगुल नहीं होता है। इसके बाद कह रहा है लार्ज रेंज तो हो ही रही है ना, बेस स्पीड से कम और बेस स्पीड से हायर दोनों में प्राप्त कर रही है ये स्पीड। अगला जो कह रहा है कि हायर कास्ट, 3 मशीनें लग रही हैं तो इसका प्रारंभिक कास्ट ज़्यादा होता है। पुअर स्पीड रेगुलेशन जो है इसका यही स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि मशीन सोल्डरिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। सोल्डरिंग जो की जाती है मशीन की उसमें गलत स्टेटमेंट पूछा गया है। सोल्डरिंग जो होता है यह कम मूल्य वाला एक प्रकार का अस्थायी या कहें तो सेमी अस्थायी जोड़ होता है। ऑप्शन जो ए कह रहा है कि मशीन की उच्च मूल्य होती है, चूंकि इसमें गलत कहा है कि गलत कौन सा है, तो ये तो बात सही है। उसके बाद उच्च उत्पादन लागत भी होती है,
इसके बाद मात्रात्मक उत्पाद के लिए उपयोगी होता है, ये भी बात सही है। लेकिन अल्प तापमान नियंत्रण, तो इसमें मशीन सोल्डरिंग में अल्प तापमान नियंत्रण मेथड नहीं होता है और यही गलत स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि स्विचन रेगुलेटर में सीरीज स्विच हमेशा डॉट डॉट से प्रचालित होते हैं। सीरीज स्विच की बात किया गया है तो इसको ध्यान से आप समझिएगा। जिस तरीके से हम बीजेटी का चार पोजीशन में ऑपरेट करते हैं, इसमें पहला पोजीशंस क्या होता है उसको देखेंगे। तो देखिए, पहला J1 होता है और दूसरा J2 जंक्शन होता है। तो अगर J1 जो है फॉरवर्ड में है और J2 जो है रिवर्स में है, तो यह जो होता है मोड, यह एक्टिव मोड होता है। और इस कंडीशंस में जो यह वर्क करेगा किस तरीके से, तो एक एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाएगा। इसके बाद अगर J1 जो है यह रिवर्स में हो जा रहा है और J2 जो है फॉरवर्ड में जो हो जा रहा है, तो यह जो मोड होता है वह कट ऑफ मोड होता है और यह एक लो एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। इसके बाद अगर J1 भी फॉरवर्ड है, J2 भी फॉरवर्ड है, तो इसे हम सेचुरेशन मोड कहते हैं और यह एक क्लोज स्विच की तरह काम करता है। इसके बाद अगर J1 भी रिवर्स हो जाए और J2 भी रिवर्स हो जाए, तो यह जो मोड होता है, यह मोड कट ऑफ मोड होता है और कट ऑफ मोड में यह एक ओपन स्विच की तरह वर्क करता है। अब ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा। अब यही पूछा है कि सीरीज स्विच की तरह काम कौन करता है, तो सीरीज स्विच जो होगा, एक तो होगा कट ऑफ मोड और एक सेचुरेशन मोड। क्यों? क्योंकि सेचुरेशन मोड में क्या हुआ, तो क्लोज स्विच की तरह भांति काम किया, और कट ऑफ मोड में क्या हुआ, तो कट ऑफ मोड में एक ओपन स्विच की भांति काम किया। सेचुरेशन मोड में कब हुआ, जब J1 और J2 दोनों फॉरवर्ड में हुए। इसके बाद कट ऑफ मोड में कम वर्क किया जब J1 रिवर्स और J2 रिवर्स में हुए। तो ये जो होगा कट ऑफ मोड या सेचुरेशन मोड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, कट ऑफ मोड या सेचुरेशन मोड। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इसको ज़रूर आप इसको याद रखेंगे, ये सरणी, ये 4 प्रकार के इस पर प्रश्न बनते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि मरकरी वेपर ट्यूब, मरकरी वेपर लैंप प्रोसेस डॉट डॉट इलेक्ट्रोड, मतलब कि MB लैंप है, मरकरी वेपर लैंप है, तो इसमें इलेक्ट्रोड्स कितने होते हैं। तो देखिए, इसमें इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो 3 होते हैं। 3 में क्या है कि 2 जो है मुख्य इलेक्ट्रोड होते हैं और तीसरा जो होता है वह स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड होता है। यही 3 इलेक्ट्रोड होते हैं और स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के साथ एक हायर मान का रेजिस्टेंस भी इसके सीरीज में जुड़ा रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में शंट चुंबक में परिणामी अभिभाव प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त वोल्टेज से ठीक 90 डिग्री पश्चगामी पर किसे समायोजित किया जाता है। तो सिंगल फेज एनर्जी मीटर है, वह भी शंट टाइप का है, तो इसमें पश्चगामी समायोजन के लिए वोल्टेज पश्चगामी होगा, तो वह क्या होगा, 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा वोल्टेज। और तो इसमें जो समायोजन होगा वह किसके साथ होगा, तो वह शेडिंग क्वाइल होती है
वही 90 डिग्री वोल्टेज से लैग पर स्थापित की जाती है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है शेडिंग कॉइल, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 14 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के स्लिप रिंग डॉट डॉट से बनी होती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, एक तो सिंगल फेज में भी स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन आती है और एक 3 फेज में स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन आती है। इसमें क्या है कि स्लिप रिंग में 3 स्लिप रिंग लगी रहती है और ये तीनों स्लिप एक एक कार्बन ब्रूस से संपर्क में रहती है। तो यह स्लिप रिंग किसकी बनाई जाती है? तो फास्फर ब्रॉन्ज मटेरियल की बनाई जाती है और ऑप्शन नंबर ए में दिया है फास्फर ब्रॉन्ज, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमें हायर स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है, वहाँ पे इस मोटर को हम प्रीफर करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर आर्मेचर सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग में कितने समांतर पथों की संख्या होगी? वेव बाइंडिंग है तो वेव बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होती है, लेकिन अगर लैप बाइंडिंग की बात किया रहता तो उसमें समांतर पथों की संख्या पोल के संख्या के बराबर होती है। ये लैप का कंडीशन है और ये वेव का कंडीशन है। वेव में पोल कितने भी हो, रास्ते केवल 2 ही प्राप्त होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 16 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि प्रगामी तरंगों से सुरक्षा डॉट डॉट्स के सहायता से प्राप्त की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि प्रोग्रेसिव वेव में सुरक्षा हमें कैसे मिलती है, मतलब किसके सहयोग से मिलती है? तो वो सर्ज डाइवर्टर होता है। सर्ज डाइवर्टर जो होता है वह हायर वोल्टेज को डाइवर्ट करके ग्राउंड कर देता है, तो उससे हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो इसमें कौन सहयोग किया? सर्ज डाइवर्टर किया और ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सर्ज डाइवर्टर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ग्राउंड वायर का मतलब होता है ये अर्थिंग से रिलेटेड है और ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए हम इसके आसपास लाइटनिंग अरेस्टर की व्यवस्था करते हैं और अर्थिंग जो होता है लीकेज करंट से हमें प्रोटेक्शन देता है। अगला क्वेश्चन, अगला 17 नंबर क्वेश्चन है कि डिजिटल स्टोरेज ऑक्सिलोस्कोप में स्टोर मोड को डॉट डॉट भी कहा जाता है। ऑक्सिलोस्कोप जो होता है जिसे हम CRO भी कहते हैं, CRO। अब ये स्टोर मोड में वर्क कर रहा है, तो स्टोर मोड को हम अन्य किस नाम से जाना जाता है? जबकि डिजिटल स्टोरेज ऑक्सिलोस्कोप है तो इसे हम रिफरेंस मोड के नाम से जानते हैं और ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रिफरेंस मोड, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि अर्ध तरंग परिवेधित ज्या तरंग का औसत मान ज्ञात कीजिए यदि इसके लिए RMS वोल्टेज 157 वोल्ट है। तो हाफ वेव में साइनोसॉइडल की बात किया जाएगा तो 2I max अपन पाई हो जाएगा। अब इसी को जब आप हल करेंगे तो पॉइंट 637 आएगा और 637 में जब आप RMS वोल्टेज 157 से गुणा कर देंगे तो लगभग इस पूरे का गुणनफल 100 वोल्ट आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इतना कैलकुलेशन करके आप मैच आउट जरूर कराइएगा कि क्या 100 वोल्ट आ रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला 19 नंबर क्वेश्चन है कि AC मोटर की तुलना में DC मोटर को कहां पे प्राथमिकता दी जाती है? AC मोटर की तुलना में DC मोटर की प्राथमिकता दी जाती है। क्यों दी जाती है? तो DC मोटर AC की तुलना में इसलिए प्राथमिकता दी जाती है कि एक तो होता है कि इसकी हम स्पीड कंट्रोलिंग हमें बेहतरीन मिलती है DC मोटर में, और दूसरी जो चीज होती है कि हम मनचाहा वेरिएबल स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों के लिए हम प्राथमिकता देते हैं और यही प्रश्न भी कहा है और ऑप्शन भी यही दिया है कि परिवर्तित चाल प्राप्त करने के लिए हम
एसी की तुलना में डीसी मोटरों को प्रीफर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन होता है एचआरसी। एचआरसी फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान सामान्यतः क्या होता है? एचआरसी फ्यूज, एचआरसी का मतलब होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ये क्या है फ्यूज कि इस फ्यूज पर रेटेड मान का दोगुना करंट भी 17 से 18 सेकंड तक अगर फ्लो होती है तो ये झेल जाता है और सिग्नल देता रहता है। अगर उतने देर में इसको ठीक नहीं किया गया तो ये ट्रिप कर जाता है और सब सर्किट को बचा लेता है। अब एचआरसी फ्यूज का फुल फॉर्म क्या हुआ? हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, और इसका फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है 1.11 होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद किट कैट फ्यूज, जिसका दूसरा नाम रिवाइवेबल फ्यूज होता है, उसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है? तो 1.2 या 1.4, 1.7, 2 तक उसका फ्यूजिंग फैक्टर जाता है। ये दो सभी मान आप जरूर याद रखेंगे फ्यूजिंग फैक्टर का किट कैट फ्यूज का। अगला क्वेश्चन, उसके बाद भी अगर इसमें याद रखेंगे तो किसी भी फ्यूज का जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है ना, वो सदैव 1 से ज़्यादा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्यूजिंग फैक्टर इक्वल टू होता है न्यूनतम फ्यूजिंग धारा बटा रेटेड फ्यूजिंग धारा, और इसका मान सदैव 1 से ज़्यादा ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य ... का विलयन होना चाहिए। लेड एसिड बैटरी जो होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो H2SO प्रयोग जो किया जाएगा वह H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसे ही हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद याद रखिएगा, जब लेड एसिड बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज हो जाती है तो इसके दोनों प्लेटों का जो मटेरियल होता है यानी वो PbSO4 का होता है। लेकिन जब चार्ज रहता है तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वह PbO2 का होता है, लेकिन निगेटिव टर्मिनल की बात किया जाए तो वो Pb का होता है, जिसे हम स्पॉन्जी लेड भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आता है। अगला जो 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण द्विदिशीय है, मतलब बाई डायरेक्शनल है, दोनों दिशाओं में वर्क करता है? SCR सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, यह यूनिडायरेक्शनल के अंतर्गत आता है, एक दिशीय होता है। इसका सिंबल जो होता है ये ऐसे होता है, एनोड हो जाता है, कैथोड हो जाता है और गेट हो जाता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है, इसमें 4 लेयर हो जाती है, 3 PN जंक्शन हो जाते हैं। इसके बाद डायोड जो है, डायोड भी यूनिडायरेक्शनल है, कहने का मतलब एक दिशीय है, ये डायोड का सिंबल होता है। उसके बाद अगला जो है डायक, डायक जो होता है यह बाई डायरेक्शनल होता है। क्यों? क्योंकि डायक का निर्माण जो किया जाता है वह होता है 2 डायोड को एंटी पैरेलल जोड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर तैयार होता है इसे ही हम डायक कहते हैं। और डायक में 2 टर्मिनल होते हैं, मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 होता है। इसमें जंक्शन की बात किया जाए तो 3 PN जंक्शन होते हैं, लेयर की बात किया जाए तो 4 लेयर होती है, और यह बाई डायरेक्शनल होती है। इसी के साथ एक ट्रायक भी होता है, वो भी बाई डायरेक्शनल की ही श्रेणी में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि कॉपर की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता कितनी होती है? तो कॉपर की चालकता ज़्यादा होती है एल्युमिनियम के मुकाबले, यानी कॉपर की जो चालकता और एल्युमिनियम की चालकता में जो रिलेशन होता है वह कॉपर की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता 60% होती है। अगर ये 100% है तो इसका 60% एल्युमिनियम की चालकता होती है। इसलिए ऑप्शन में जो दिया है वो डी में दिया है,
60%, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद एल्युमिनियम जो होता है वो हल्का होता है अपेक्षाकृत कॉपर से। कॉपर का गलनांक 1086 होता है, एल्युमिनियम का 657 होता है। इसके बाद एल्युमिनियम का घनत्व जो होता है वह कम होता है और कॉपर का घनत्व ज़्यादा होता है। अब चालकता के हिसाब से जाएंगे तो सबसे बेहतरीन जो कंडक्टिव मटेरियल होता है वो चांदी होता है, इससे कम कॉपर होता है, इससे कम गोल्ड होता है, इससे कम एल्युमिनियम होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि एक सुग्राही बेंच ड्रिल मशीन ... व्यास तक छेद करने में सक्षम होती है। ड्रिल मशीन का हम किसी भी पार्ट में होल करने के लिए ही किया जाता है और उस पर सबसे पहले हम पंच के द्वारा मार्किंग कर देते हैं और पंच जो होते हैं वो 3 में आते हैं। एक तो होता है डॉट पंच, एक तो होता है प्रिक पंच और एक जो होता है सेंटर पंच। डॉट पंच का पॉइंट एंगल 60 डिग्री होता है, प्रिक पंच का 30 डिग्री होता है और सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है। इन्हीं पंचों के द्वारा हम मार्किंग कर लेते हैं और उसके बाद ड्रिल मशीन के द्वारा हम किसी भी होल को होल करते हैं। अब इसमें रही बात कि अगर बेंच ड्रिल मशीन है तो उसके द्वारा मैक्सिमम कितने व्यास का होल किया जा सकता है, तो 12.5 mm का व्यास का होल किया जा सकता है और ऑप्शन नंबर ए में भी दिया गया है 12.5 mm का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन रखेंगे, पर डे 25 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सोपनी मोटर, सोपनी का इंग्लिश जो होता है स्टेपर मोटर का प्रकार नहीं है। तो स्टेपर मोटर जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। अब स्टेपर मोटर स्टेप में रोटेट होती है। अब ये 3 प्रकार की होती है। पहला जो होता है परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, दूसरी जो होती है वह वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर और इसके बाद तीसरा जो होता है हाइब्रिड स्टेपर मोटर। यही 3 प्रकार की स्टेपर मोटरें होती है और ऑप्शन देखिए ए में दिया है परमानेंट मैग्नेट टाइप स्टेपर मोटर, हाइब्रिड स्टेपर मोटर, वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। तो ये तीनों हैं, लेकिन विपरीत कला टाइप कोई मोटर स्टेपर की नहीं होती है, इसलिए यही गलत है और गलत ही पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में 25 क्वेश्चन ही रखते हैं। बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपके बीच लाएंगे और साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और साथ ही साथ जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।